Hello everyone, welcome to CDP Champs. Today we are going to solve questions from CTET question paper 2026. We have seen 4 questions already. Now let us start with question number 5. Question number 5 is also an assertion reason question. Assertion says, when talking about differences, expressions that put the person ahead of the difference should be used, such as using the student with disabilities rather than the disabled student. See, ये कहते हैं कि जो different students होते हैं, यानी students who have different needs, how should we address them? What kind of expressions we should use for them? I'll give you an example. For example, there is a class. इस class में 40 students हैं. Okay, 40 students हैं, जिसमें से 38 students तो बिल्कुल normal हैं, और जो 2 students हैं वो special students हैं या student with disabilities हैं, जिसमें से एक जो बच्चा है वो तो blind है, और जो दूसरा बच्चा है वो let's suppose physically challenged है, okay, handicapped है. तो इस तरह का एक क्लासरूम है. अब इस क्लासरूम में जब हमें इन 2 बच्चों को एड्रेस करना है तो हम इन्हें कैसे एड्रेस करेंगे, किस तरह के एक्सप्रेशंस हम इनके लिए इस्तेमाल करेंगे. तो ये कहते हैं कि हमें पर्सन को हमेशा ऊपर रखना चाहिए. पर्सन शुड बी केप्ट ऑन प्रायोरिटी और शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस रादर देन द डिसेबिलिटी और द डिफरेंस. ओके, पर्सन को हमें एम्फेसिस देना चाहिए जब हम उन बच्चों को बुलाते हैं, जब उन बच्चों को एड्रेस करते हैं. तो जैसे कि द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, इसमें किसको स्ट्रेस दिया है, द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़. स्टूडेंट को हम एम्फेसाइज करें. हियर द डिसेबल्ड स्टूडेंट, यानी कि हम किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, डिसेबल्ड को. इन दोनों एक्सप्रेशंस में फ़र्क है. यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रेस का यूज़ किया हुआ है, यानी किस सेंटेंस में कौन से वर्ड को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं. यहाँ पे हम स्टूडेंट को एम्फेसाइज कर रहे हैं और यहाँ पे हम डिसेबल्ड को एम्फेसाइज कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम इस वाले एक्सप्रेशन में हम स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या स्टूडेंट को हम वर्ड को एम्फेसाइज करते हैं, और यहाँ हम उनकी डिसेबिलिटी को एम्फेसाइज कर रहे हैं. तो आप ही बताइए कि किस फ्रेज़ को हमें यूज़ करना चाहिए, फ्रेज़ नंबर 1 और फ्रेज़ नंबर 2. हमें इसको यूज़ करना चाहिए. असर्शन में यही कह रहा है कि जब हम डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे एक्सप्रेशंस को यूज़ करें जहाँ पे हम पर्सन को डिफरेंस के ऊपर रखें, जैसे कि द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, ना कि द डिसेबल्ड स्टूडेंट. तो असर्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं रीज़न. रीज़न कहता है द लैंग्वेज वी यूज़ व्हेन टॉकिंग अबाउट लर्नर्स. जब हम लर्नर्स की बात करते हैं, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं विद डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट नीड्स वाले लर्नर्स के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, शेप्स द पर्सपेक्टिव्स एंड एटीट्यूड्स. उसी से उस क्लास के अंदर जो दूसरे बच्चे हैं, जो टीचर हैं, जो लर्नर्स हैं, उनका एटीट्यूड यानी उनका दृष्टिकोण और उनका पर्सपेक्टिव, यानी किस संदर्भ में वो देख रहे हैं उन बच्चों को, वो शेप होता है. जिस तरह से हम उन्हें एड्रेस करेंगे वैसे ही वो बन जाएंगे. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कई पंजाबी फैमिलीज़ में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको ऐसे बुलाया जाता है, ओए वीरे इधर आ. इस तरह से बुलाते हैं कि ओ शेर दा पुत्र इधर आ. तो बेसिकली बच्चे को एम्पावरिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं बच्चे के लिए. वहीं अगर हम बच्चे को बुलाएं बेवकूफ़ तो इधर आ, इस तरह के हम जब वर्ड्स यूज़ करेंगे, यू आर सो डम, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे, डम यू कम हियर, तो ऐसे केस में क्या होगा, बच्चे का जो मॉरल है वो गिर जाएगा. और इस केस में तो ये बच्चे हैं जिनकी नीड्स डिफरेंट है, जो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी बच्चों से. तो इसलिए ऐसे केस में हमें ऐसी लैंग्वेज ही यूज़ करनी होगी जहाँ पे हम इस तरह का पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड क्लास में डेवलप कर पाएँ कि एक माहौल क्लास में तैयार हो जहाँ हम इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं सभी बच्चों को. और यही तो है इंक्लूसिव एजुकेशन. तो जो रीज़न है वो भी क्या है यहाँ पे, ठीक है. तो असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ करेक्ट. नाउ यू टेल मी द रीज़न एक्सप्लेन्स असर्शन और नॉट. बीच में आप बिकॉज लगा दीजिए. जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे जहाँ पर्सन को प्रायोरिटी पे रखेंगे, पर्सन को अहेड रखेंगे डिफरेंस से, और इस तरह का फ्रेज यूज़ करेंगे, ना कि इस तरीके का. क्योंकि बिकॉज द लैंग्वेज वी यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट लर्नर्स विद डिफरेंट नीड्स शेप द पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड्स. क्योंकि जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं उसी से क्लास के अंदर उन बच्चों के प्रति जो दृष्टिकोण है और किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो शेप होता है. तो बताइए आप, रीज़न जो है वो असर्शन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है, तो रीज़न भी असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है. तो आंसर हो जाएगा 1. बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.
क्वेश्चन नंबर 6 भी असर्शन रीज़न है. इस बार बहुत सारे असर्शन रीज़न क्वेश्चंस दिए गए हैं CBSE के द्वारा, बिकॉज दे वांट टू चेक योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ पढ़ के ना जाएं, कि आप सिर्फ ऊपर से पढ़ के जाएं सुपरफिशियली, पर आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Assertion says children in middle schools should be encouraged to write about their emotions on a daily or weekly basis and reflect upon them. जो चिल्ड्रन होते हैं मिडिल स्कूल में, मिडिल स्कूल कौन सा होता है? क्लास 5th से लेके क्लास 8th के अराउंड जो बच्चे होते हैं, दैट इज़ इन मिडिल स्कूल. तो ये जो बच्चे होते हैं, क्या हमें इन्हें एनकरेज करना चाहिए कि आप अपने इमोशंस के बारे में डेली या वीकली बेसिस पर लिखें और उनके बारे में विचार करें, उनके बारे में उनको एनालाइज करें. क्या ये करना चाहिए? ये तो खैर हमें भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए. पर मिडिल स्कूल में ऐसा क्या खास है? मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं, दरअसल मिडिल स्कूल के बच्चे जो हैं उनके अंदर भावनात्मक विकास जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है. इस दौरान आपकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप्स बनती हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे आपके दोस्त बनते हैं. किसी के अच्छी बातों से, अच्छे शब्दों से या किसी के हेट कमेंट्स से आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं इस एज में. तो क्या होता है कि कई बार बच्चा जो है वो बहुत इमोशनल हो जाता है और इमोशंस के चलते वो बच्चा इम्पल्सिवली एक्ट कर देता है. कभी वो अच्छा भी एक्ट करता है, कभी वो बुरा भी एक्ट करता है. लेकिन इमोशंस जो होते हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं. हमें किसी के भी अच्छे कमेंट्स या बुरे कमेंट्स से बहुत जल्दी खुश या दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशंस बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं और उसके बाद इमोशंस जो है वो चले जाते हैं. तो और जो आपका एक्शन होता है वो रह जाता है. तो इसलिए इमोशंस जो हैं उनको अच्छे से डील करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन बच्चों के लिए जो इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते. तो ऐसे केस में अगर वो डेली या वीकली बेसिस पर एक डायरी लिखेंगे या एक जर्नल लिखेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो अपने इमोशंस को अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाएंगे और उनके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी आ पाएगी. जब वो डायरी लिखेंगे या फिर वो एक जर्नल लिखेंगे और ऐसे करके जब वो इमोशंस को प्रोसेस देयर इमोशंस, तो ऐसे में क्या होगा, उनको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और इससे वो एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, बेटर एक्शन ले पाएंगे. और ये सभी को करना चाहिए, स्पेशली जो लोग बहुत इमोशनल हैं. बट मिडिल स्कूल के बच्चों में ये आदत डालना बहुत ही ज़्यादा कारगर है. तो असर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है. रीज़न कहता है अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट कैन लीड टू एक्शन. रीज़न कहता है कि किसी के अपने इमोशंस को समझना इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस. ये कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि एक्शन को लीड करती है, ठीक है, यानी जिससे एक्शन होता है. हमें पता है कि पहले थॉट्स आते हैं आपके, ठीक है, पहले आप सोचते हैं तभी तो आप एक्शन लेते हैं. बिना थॉट्स के आप एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है. और यही क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है. कॉग्निटिव प्रोसेस इज़ बेसिकली processing your thoughts, your intellect and your language. Okay, यही है कॉग्निटिव प्रोसेस. और इसी से क्या होता है, फिर एक्शन लेते हैं आप. तो इसलिए अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि एक्शन को लीड करती है, ठीक है. तो इसीलिए क्या बीच में बिकॉज लगाते हैं. चलो लेट्स सी इफ इट एक्सप्लेन्स और नॉट. ओके, तो चिल्ड्रन in middle schools should be encouraged to write daily or weekly basis about their emotions and reflect upon them, because understanding one's emotions is a cognitive process. क्योंकि अपने emotions को समझना एक cognitive process है that can lead to action, जिससे हम action ले सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. जो रीज़न है वो एसेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है और आंसर हो जाएगा 1, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. इनमें से क्या एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. ध्यान रखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, किसी समस्या के समाधान की बात हो रही है. यहाँ पे इन्होंने नॉट दिया हुआ है. सी, इन्होंने नॉट को हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप नॉट को कहीं इग्नोर ना कर दें. फिर भी मैं इसको कई बार से सर्कल करने को बोलती हूँ, आप सर्कल कर दीजिए ताकि आपको अलग से हाईलाइट हो जाए और आप कहीं येस वाला आंसर ना दें, आपको नॉट वाला आंसर देना है. ओके, तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है. हम सीधे सीधे ऑप्शंस पढ़ते हैं. पहला ऑप्शन है रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स. क्या हमें किसी भी चीज़ का पैटर्न और उसके आपस में उन चीज़ों में क्या रिलेशन है, क्या इस चीज़ को समझना चाहिए. बिल्कुल समझना चाहिए. जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2-3 चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है. अगर आप
अगर एक आप प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम भी मैथ्स में भी सॉल्व करते हैं तो भी आपको फॉर्मूलाज पता होते हैं, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है। तो डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट रिलेशनशिप्स को क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट, यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करनी चाहिए। आप बताइए, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा, रीज़न तो देना ही पड़ेगा, तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ठीक है। मैं नॉट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या यूज़ हो रहा है वो बता रही हूँ। पहले जब आप राइट और रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं तो आंसर आंसर तक पहुँचना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए मैं बस और ये बता रही हूँ कि ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है। मैं ट्रू फॉल्स लिख देती हूँ कि ये ट्रू है और ये भी ट्रू है प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिगार्डिंग। हम नॉट की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ओवरलुकिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। रेलेवेंट यानी कि जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उस ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ओवरलुक कर देना चाहिए, यानी उसको इग्नोर कर देना चाहिए। आप बताइए, बिल्कुल नहीं। अगर हम प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ओवरलुक कर देंगे तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर 4, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सिंपल पार्ट्स। क्या हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल पार्ट में सिंपल टुकड़ों में तोड़ना चाहिए? बिल्कुल तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करना ईजी होता है रेदर देन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हम छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जैसे आप कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी पढ़ते हैं तो आप अचानक से उस टॉपिक पे को पढ़ने नहीं लग जाते हैं। पहले उसके छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते हैं और फिर आप पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा पहले सिंपल पार्ट्स को पढ़ते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल पार्ट्स में तोड़ते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी ट्रू है। तो अब देखिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये 3 लोग ट्रू हैं और ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 फॉल्स है। देखिए, हम कभी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं नॉट पे। तो ये पूछ रहा है क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ये नहीं है, ये हमने देख लिया। ठीक है, ऐसे ट्रू फॉल्स जब आप करते हो ना तो नॉट का आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। जो आपका सीधा सीधा सही है, जो आपका सीधा सीधा गलत है, उसको मार्क करो, फिर बाद में लास्ट में नॉट को कंसिडर कर दो। इससे कन्फ्यूजन होने के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, व्हेन children reach the point of being able to generalize and engage in mental trial and error by thinking up hypotheses and testing them in their heads, they are in. Now different stages के नेम दिए हुए हैं ऑप्शंस में। ये बोल रहा है कि जो पियाजे है, पियाजे ने आपको पता है जीन पियाजे की बड़ी फेमस कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं और ये वही 4 स्टेजेस के नेम आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा जनरलाइज कर पाता है चीज़ों को और मेंटल ट्रायल एंड एरर भी कर पाता है। मेंटल ट्रायल एंड एरर भी कर पाता है बाय थिंकिंग ऑफ हाइपोथेसिस बना के दिमाग में और उसे अपने दिमाग में टेस्ट करके। ये सब काम जो बच्चा है वो कौन सी स्टेज में कर पाता है। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये आंसर बिल्कुल पता होगा। यहाँ पे 4 स्टेजेस दी हुई हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये 0 to 2 ईयर्स की होती है। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मतलब कोई चीज़ को सेंस करना, मोटर मतलब एक्शन लेना। यानी इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, 0 से 2 ईयर्स का बच्चा है। तो ऐसा जो बच्चा होता है वो सिर्फ जो उसको सामने दिखता है और जो उसको महसूस होता है उस वक्त, जो दिखता है आँखों से, कानों से जो सुनाई देता है, ठीक है, जो भी वो टच कर सकता है उसको उसके ऊपर ही वो एक्ट कर पाता है, यानी उसी को वो समझ पाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि 2 चीज़ें आपस में अलग अलग हैं, या जो चीज़ सामने नहीं है वो चीज़ है भी या नहीं। जैसे अगर बॉल सामने है तो उसको लगेगा कि बॉल है, लेकिन अगर बॉल सामने नहीं है तो उसको लगेगा कि बॉल है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो अपने सेंसेस से ही ऑब्जेक्ट्स को परसीव करना और ऑब्जेक्ट का एक अदर एग्जिस्टेंस ना देख पाना, ऑब्जेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, अब ये तो क्या बात कर रहे हैं, जनरलाइज कर सके, मेंटल ट्रायल एंड एरर कर सके, हाइपोथेसिस कर सके, तो कैसे करेगा, ये तो नहीं हो पॉसिबल। सेकंड देखते हैं हम प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 to 7 ईयर्स की होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो मेंटल सिम्बल्स बनाना स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट करता है, मेंटल सिम्बल्स बनाना। जैसे डिफरेंट गेम्स के सिम्बल्स हो गए, लेटर्स के जो सिम्बल्स होते हैं, ठीक है, ये सब हम सिम्बल्स हम सिखाते हैं बच्चे को, 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं, कैसे क्या सिम्बल है, कैसे बनाते हैं, तो ये सब अच्छा सीखता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो होता है वो 7 से 11 ईयर्स होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में बच्चा जो है वो चीज़ों का मेजरमेंट सीखता है,
बच्चों को चीज़ों को कैसे मैप पे लोकेट करना है ये सीखता है। इस वक्त बच्चे जनरली 3rd 4th 5th क्लास में होते हैं, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे हम मेजरमेंट, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, बड़ा छोटा, ये स्मॉलर बिगर, इस तरह की चीज़ें बच्चे को पढ़ाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बच्चा सीखता है। तो ऑफ कोर्स हाइपोथेसिस बनाने के लायक तो बच्चा नहीं है। अब हम देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जनरली 11 एंड बियॉन्ड होती है, 11 ईयर्स प्लस होती है। जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है वो होती है लास्ट स्टेज, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा जो है वो, उसकी इमेजिनेशन पावर एक तो बहुत ज़्यादा होती है। वो मेंटल इमेजेस तो बना ही पा रहा था पहले, वो मेंटल इमेजेस के साथ खेल भी सकता है, मेंटल इमेजेस को जो है वो प्रोसेस भी वो कर सकता है, ठीक है। तो ये बच्चा कर सकता है, ठीक है। और वो मेंटली चीज़ों में मतलब एक हाइपोथेसिस ही बना सकता है, लेकिन यानी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। चीज़ों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना, चीज़ों को रीज़न करना, वो कर सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं चीज़ों को जनरलाइज करना, ट्रायल एंड एरर करना, हाइपोथेसिस करना और उनको टेस्ट करना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको और क्लैरिटी के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा है लेट्स सपोज जॉय, ठीक है। जॉय जो है वो लेट्स सपोज वो 5th क्लास में है और वो है अपना 12 ईयर्स का है, ठीक है। जॉय जो है उसका एक फ्रेंड है पीटर, ओके। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, अच्छे दोस्त हैं। एक दिन पीटर जो है वो एब्सेंट होता है, पीटर उस दिन क्लास नहीं आता है। तो टीचर जॉय से पूछती है कि जॉय व्हाट हैपेंड, व्हाई पीटर इज़ एब्सेंट। अब जॉय सोचता है कि मुझे नहीं पता है कि पीटर क्यों एब्सेंट है, सोचता है, फिर मन में सोचता है कि क्या रीजंस हो सकते हैं। तो वो सोचता है कि यार 3 रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है जो पीटर है हैज़ गॉन आउट, कहीं बाहर गया हो, या हो सकता है ही वॉज जस्ट बीइंग लेज़ी, कि उसको लगा हो कि चलो आज छुट्टी ले लेते हैं स्कूल की, मैं बहुत लेज़ी फील कर रहा हूँ। तीसरा वो सोचता है कि हो सकता है कि पीटर की तबीयत ख़राब हो, पीटर इज़ इल, ठीक है। ये सब चीज़ें जॉय सोच रहा है अपने दिमाग में, हाइपोथेसिस बना रहा है, देखिए, ठीक है, ट्रायल एंड एरर कर रहा है। और फिर उसके बाद वो और सोचता है तो उसे याद आता है कि अरे हाँ, कल शाम को पीटर जो है वो खेलने आया था पार्क में, और खेलते खेलते बातों बातों में उसने बताया कि कल उसके रिलेटिव के यहाँ पे एक फैमिली फंक्शन है, ओके। नाउ ही रीजन्स आउट, वो सोचता है कि यार पीटर इल है क्या, लेकिन कल शाम को तो वो काफ़ी हेल्दी एंड साउंड लग रहा था, ही वॉज कम्प्लीटली फाइन। तो ही थॉट कि ये रीज़न तो नहीं हो सकता। फिर सोचता है जस्ट बीइंग लेज़ी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीटर लेज़ी हो गया हो। लेकिन फिर उसे सोचा नहीं, पीटर तो बहुत एक्टिव बच्चा है, वो तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है और हमेशा इज ऑन द गो, और कभी छुट्टी भी नहीं लेता है, उसकी अटेंडेंस भी ऑलमोस्ट 100% रहती है ज़्यादातर। तो वो सोचता है नहीं, लेज़ी तो वो नहीं है। फिर वो सोचता है गॉन आउट, फिर वो याद करता है कि अरे हाँ, उसने बताया था कि उसके रिलेटिव के यहाँ फंक्शन है, तो हो सकता है वो बाहर गया हो। तो मैम को बताता है, मैम देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो बाहर गया हो, क्योंकि उसके घर पे उसके रिलेटिव के यहाँ फंक्शन है। तो इस तरह से जॉय ने क्या किया, जॉय ने 3 रीजंस बनाए, हाइपोथेसिस क्रिएट किया, मेंटल ट्रायल एंड एरर किया, ठीक है, और उनको टेस्ट किया, ठीक है, और ये वो कंक्लूजन पे पहुंच गया। यही होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज पे बच्चा रीजन आउट करना सीख जाता है और कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को सीख जाता है। ये होती है लास्ट स्टेज जीन पियाजे की थ्योरी में 11+ ईयर्स वाली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9+। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्टूडेंट्स लर्न एफिशिएंटली एंड इन मीनिंगफुल वेज व्हेन। स्टूडेंट एफिशिएंटली कब सीख पाते हैं, एफिशिएंटली मतलब अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, कुशलता से कब सीख पाते हैं। मीनिंगफुल का मतलब हो गया सार्थक तरीके से, यानी इनको सब समझ में आए, ऐसे कब सीख पाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, कंटेंट इज प्रेजेंटेड टू देम इन द फॉर्म ऑफ इनकोहेरेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर हम कंटेंट को उनको इनकोहेरेंट का मतलब है जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, इन अलग अलग पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को अगर हम उन्हें प्रेजेंट करते हैं तो क्या वो सीख पाएंगे मीनिंगफुली। आप ही बताइए। अगर मैं आपको 4 वर्ड्स दे दूँ, 5 वर्ड्स दे दूँ, ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि आप ना इनको याद कीजिए और सीक्वेंस में याद करके बताइए मुझे, ये इस तरह से सीक्वेंस है। एक छोटे बच्चे को दे दूँ, मान लीजिए ये तो बहुत छोटा सीक्वेंस है, तो छोटे बच्चे को दे दूँ तो क्या वो याद कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है उसे। ये इनकोहेरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ऐसे केस में बच्चा एफिशिएंटली और मीनिंगफुली लर्न नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है,
फोकस इज ऑन अवॉइडिंग फेलियर इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग मास्टरी। अगर फोकस जो है बच्चे का इस पे है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, रैदर देन अचीविंग मास्टरी, किसी चीज़ को समझने और उस पर मास्टरी हासिल करने के बजाय अगर वो फेल ना होने के बारे में सोचता है, तो क्या वो एफिशिएंटली और मीनिंगफुली सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे केस में वो सिर्फ रटेगा और कोशिश करेगा कि मैं जैसे भी करके रॉट लर्निंग से पासिंग मार्क्स ले आऊँ, विच इज़ ऑफकोर्स नॉट मीनिंगफुल लर्निंग। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कहता है न्यू कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियसली लर्न मटेरियल। जो नया कॉन्सेप्ट बना है, न्यू कॉन्सेप्ट जो बना है, अगर उस न्यू कॉन्सेप्ट का पिछले कॉन्सेप्ट से, प्रीवियस कॉन्सेप्ट से कोई रिलेशन ही ना हो, तो क्या बच्चा जल्दी सीख पाएगा या मीनिंगफुली सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। दोनों के बीच में रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में बच्चा पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिकलेक्ट करता है और उसको नई इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ता है। हमने पढ़ा था स्कीमा के बारे में, ठीक है। तो वही बात है कि उसका कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाता है, क्योंकि अब उसको पहले वाली इन्फॉर्मेशन में ही चेंजेस करना है, ना कि उसे नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये जो ऑप्शन है बेसिकली कह रहा है कि न्यू कॉन्सेप्ट अगर बिल्कुल अलग है तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, भी गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, देयर रिस्पॉन्सेज एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आर अटेंडेड एंड वैल्यूड। बच्चों के जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें अटेंड कर सकें और उनको वैल्यू कर सकें, ठीक है, तो क्या वो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा? मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल देके। जैसे कि कोई बच्चा है या कोई क्लास है, किसी क्लास में मैंने कहा कि आप सभी को मुझे बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिवाली, दिवाली फेस्टिवल, ओके। या मुझे दिवाली के बारे में पढ़ाना है क्लास में, दिवाली के ऊपर एक चैप्टर है जो मुझे पढ़ाना है। तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स से उनकी दिवाली के एक्सपीरियंसेस पूछूंगी। तो वो मुझे बताएंगे कि मैम हमने दिवाली पे ये किया, ये पूजा की, हमें ये फायर क्रैकर्स हमने यूज़ किए, इको फ्रेंडली फायर क्रैकर्स। उसके अलावा मैम हमने मिठाई खाई या व्हाटएवर, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस है दिवाली पे क्या हुआ था। तो इस तरीके की चीज़ें जब वो कोरिलेट कर पाएंगे तो उन्हें दिवाली एज अ कॉन्सेप्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बल्कि पार्ट ऑफ दिस थिंग दे विल थिंक ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे नॉलेज को, और ऐसे में वो बेटर लर्न कर पाएंगे, एफिशिएंटली लर्न कर पाएंगे, मीनिंगफुली लर्न कर पाएंगे। तो ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, अराउंड विच एथिक्स डू वेरी यंग चिल्ड्रंस मॉरल रीजनिंग रिवॉल्व। लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग किन एथिक्स के अराउंड, यानी कि क्या रूल्स या क्या जो है मॉरल डायरेक्शंस होते हैं बच्चों के माइंड में, या मॉरल रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जिनके अराउंड एक बहुत ही छोटा बच्चा, एक बहुत ही यंग चिल्ड्रन जो है उसकी मॉरल रीजनिंग रिवॉल्व करती है। यानी बेसिकली जब हम कहते हैं कि कोई काम हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी बच्चे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो किन चीज़ों को कंसिडर करता है कि किस चीज़ के बेसिस पे वो ये काम करेगा या नहीं करेगा। ये एक्चुअली लॉरेंस कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। उस मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से ये क्वेश्चन है। इस मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में हमें 3 लेवल्स बताए गए हैं और हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है, आप देखिए, वेरी यंग चिल्ड्रन की। इसको मैं सर्कल कर देती हूँ, वेरी यंग चिल्ड्रन को हाईलाइट कर देती हूँ। वेरी यंग का मतलब है बहुत छोटा बच्चा जो है उसकी बात हो रही है। तो ये हम बात कर रहे हैं एक्चुअली लेवल 1 की, और लेवल में भी हम बात करें स्टेज 1 की, ठीक है। लेवल 1 जो होता है इसको हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। और जो स्टेज 1 है वो होती है ओबीडियंस वर्सेस पनिशमेंट, ओके। तो बेसिकली ये जो बहुत छोटे बच्चे वाली जो लेवल 1 की स्टेज 1 है, ओबीडियंस वर्सेस पनिशमेंट, में क्या होता है कि जो बच्चा है वो बहुत छोटा है, ठीक है, और बच्चा जो है उसको नहीं पता है कि दुनिया के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या लॉज हैं, क्या कानून हैं, सोशल नॉर्म्स क्या है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, ही डजंट नो। ये जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसको ये सब बातें नहीं पता होती, ठीक है। वो जो बच्चा होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, उसको कोई टॉय चाहिए, कोई चॉकलेट चाहिए, आपने उसको नहीं दिया एज पेरेंट्स, तो वो बच्चा किसी भी जगह पे, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो
कोई बस हो, कोई भी पब्लिक प्लेस हो, कोई फंक्शन हो, वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वो बच्चा मचलना स्टार्ट कर देगा, जिद करना स्टार्ट कर देगा, ही डजंट नो द सोशल नॉर्म्स, ठीक है, वो तो सेल्फ सेंटर्ड है कि उसको जो चाहिए वो उसको चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक हैबिट, कई बार लोग हैबिट डालते हैं, अगर आपने ये किया तो आपको टॉफ़ी मिलेगी। जैसे कि आपने लेट्स सपोज कोई अच्छा काम किया, आपने सबको नमस्ते किया तो मम्मी आपको टॉफ़ी देगी, ठीक है। और अगर आपने लेट्स सपोज पढ़ाई नहीं करी या फिर आपने खाना नहीं खाया अच्छे से, तो मम्मी आपको पनिशमेंट देगी, ठीक है। पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मम्मी या तो आपको रिवॉर्ड देगी या मम्मी आपको पनिशमेंट देगी, ठीक है। तो ऐसे कैसे बच्चा किस लिए काम करता है, या तो रिवॉर्ड के लिए या पनिशमेंट के लिए। उसको पता है अगर मैं 1 घंटा पढ़ाई करूँगा तो मम्मी मुझे चॉकलेट देगी, तो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अगर ठीक है, उसको पता है कि अगर मैं मम्मी को बिना बताए जो है कोई काम करूँगा या फिर मैं जो है मम्मी की चीज़ों को हाथ लगाऊंगा तो पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसा करके जो बच्चा है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट में काम करता है। उसको नहीं पता कि मम्मी क्या सोचती है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है, ही डजंट नो, ही इज़ जस्ट सेल्फ सेंटर्ड। उसको बस ये पता है कि मुझे मेरा देखना है, मुझे कहाँ से रिवॉर्ड मिलेगा, कहाँ से पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा जो है वो एक्ट करता है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है एथिक्स ऑफ ईगो सेंट्रिसिज्म, यानी ईगो सेंट्रिसिज्म के एथिक्स। देखो मैं इसको बाद में समझाऊंगी, पहले हम ऑप्शन 2 पे जाते हैं। एथिक्स ऑफ केयर। एथिक्स ऑफ केयर का मतलब है केयर करना, दूसरे की परवाह करना। तो छोटा बच्चा है, क्या वो समझता है केयर को? नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता। नेक्स्ट हम देखते हैं एथिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स ऑफ अदर्स। दूसरों के दृष्टिकोण को क्या वो समझ पाएगा? हाँ, कि दूसरों का क्या परिप्रेक्ष्य है, वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। एथिक्स ऑफ लॉज, कानून समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। जब वो दूसरों को नहीं समझ पा रहा तो कानून कैसे समझेगा? अब आप देखते हैं ईगो सेंट्रिसिज्म। ईगो सेंट्रिसिज्म क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि ईगो सेंट्रिसिज्म का मतलब है एक्टिंग आउट ऑफ ईगो, जो कि बड़े लोगों में होता है। ऐसा नहीं है। ईगो जो वर्ड है, ईगो का मतलब होता है आई या सेल्फ, ओके। और सेंट्रिसिज्म का मतलब है सेंटर्ड। ईगो सेंट्रिक का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति सेल्फिश है, इसका मतलब है कि व्यक्ति खुद पे सेंटर्ड है। तो जो छोटा बच्चा होता है वो छोटा बच्चा भी खुद पे ही सेंटर्ड होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा एथिक्स ऑफ ईगो सेंट्रिसिज्म, ठीक है। So I hope you understood all the questions, and if you liked it, please like, share and subscribe. Thank you and have a good day.